हेलो बच्चों, मैं हूं आपकी जूलॉजी वाली मैडम और आज मैं आपके लिए लेके आई हूं अनदर प्रैक्टिस पेपर रिगार्डिंग आवर लास्ट वीडियो विच वाज अबाउट मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, एक्सपायरेशन अकर्स ड्यू टू। जैसा कि हमने वीडियो में पढ़ा है, एक्सपायरेशन में कौन सी मसल्स इन्वॉल्व होती हैं? डायफ्राम एंड एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स। जब वो रिलैक्स करती हैं तो एक्सहेलेशन होती है, जब वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगी तो इनहेलेशन होती है। देखते हैं, रिलैक्सेशन ऑफ डायफ्राम एंड एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स, बिल्कुल ठीक है। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स एंड डायफ्राम, नहीं। इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स जो है वो फोर्स्ड या फोर्सफुल एक्सपायरेशन में इन्वॉल्व होती है। रिलैक्सेशन ऑफ एब्डोमिनल एंड इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स, नहीं। Contraction of diaphragm and relaxation of abdominal muscles। यहाँ पर हमें एक और चीज याद रखनी है कि एक्सपायरेशन में मसल्स रिलैक्स कर रही हैं, लेकिन फोर्सफुल जब एक्सलेशन कर रहे हैं तो उसमें मसल्स कॉन्ट्रैक्ट कर रही हैं। What happens when pressure within the pulmonary cavity is higher than the atmospheric pressure? मतलब जब इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर कम है, ज्यादा है, इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर ज्यादा है देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेयर में प्रेशर कम है, तो हमने पढ़ा है कि गैसेस कहाँ से कहाँ जाती हैं? हाई प्रेशर से लो प्रेशर। तो एयर विल मूव आउट। आउट होगी तो क्या होगा? एक्सहेलेशन। इनहेलेशन ऑफ एयर, नहीं। एक्सपल्जन ऑफ एयर, बिल्कुल। एक्सहेलेशन ऑफ एयर। नो इनहेलेशन एंड एक्सपल्जन ऑफ एयर, नहीं। लंग्स इन्फ्लेट एंड रप्चर, नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, डायफ्राम इज अ डोम शेप्ड मस्कुलर स्ट्रक्चर विच सेपरेट्स। हमने पढ़ा था जो हमारी लंग्स होती हैं, उन लंग्स के ही लंग्स के नीचे ऐसे एक डोम शेप्ड स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसे बोला है डायाफ्राम। तो डायाफ्राम के ऊपर होती है थोरैसिक कैविटी और डायाफ्राम के नीचे होती है एब्डोमिनल कैविटी। तो इट सेपरेट्स thoracic cavity from abdominal cavity। पढ़ते हैं ऑप्शन, सिलोमिक कैविटी फ्रॉम पेल्विक कैविटी, नहीं। प्लूरल कैविटी, thoracic कैविटी, नहीं। thoracic कैविटी फ्रॉम द abdominal कैविटी। नेक्स्ट, volume of thoracic chamber increases in anterior posterior and dorsoventral axis in rabbit by। तो यहाँ पर रैबिट देख के कंफ्यूज नहीं हो जाना है, इट इज ऑल्सो मैमल। और हमने पढ़ा था कि जो मैमल्स होते हैं उनका एक यूनिक कैरेक्टर है डायफ्राम। तो अगर ये थोरैसिक कैविटी है, जैसा कि हमने अपने लास्ट लेक्चर में पढ़ा है, अगर ये इसका एंटीरियर एंड है, ये इसका पोस्टीरियर एंड है, ये डोर्सल है, ये वेंट्रल है। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि एंटीरियर पोस्टीरियर और डोर्सो वेंट्रल एक्सिस पे इंक्रीज कब होता है, किस वजह से इंक्रीज होता है थोरैसिक चेंबर का? तो एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस में हमने पढ़ा था कि इस डायरेक्शन में जब डायाफ्राम नीचे कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो एंटीरियर पोस्टीरियरली बढ़ेगी वॉल्यूम ऑफ थोरैसिक कैविटी, और जब एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगी तो थोरैसिक कैविटी की वॉल्यूम विल इंक्रीज डोर्सोवेंट्रली। तो रिस्पेक्टिवली अगर हम इसमें देखें तो एंटीरियर पोस्टीरियरली होना चाहिए कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम एंड एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स डोर्सोवेंट्रली रिस्पेक्टिवली। रिलैक्सेशन ऑफ डायफ्राम और एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल से क्या होगा? एक्सहेलेशन के टाइम पर होगा ये। रिलैक्सेशन ऑफ डायफ्राम एंड एब्डोमिनल मसल्स, एब्डोमिनल मसल्स जो है वो फोर्सफुल एक्सपायरेशन में इन्वॉल्व होती हैं। और लास्ट ऑप्शन हमें कहता है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एब्डोमिनल मसल्स, अगेन ये फोर्सफुल एक्सपायरेशन में इन्वॉल्व होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू फॉर मैन। क्या सही नहीं है? नॉट ट्रू पूछा गया है। फोर्सफुल एक्सपायरेशन इज एन एक्टिव प्रोसेस। जैसा मैंने आपको बताया, एक्टिव प्रोसेस जो है वो है एनर्जी रिक्वायरिंग प्रोसेस, जिसमें एनर्जी यूज हो रही है। मतलब अगर मसल्स कॉन्ट्रैक्ट कर रही हैं तो वो एक एक्टिव प्रोसेस है।
इनहेलेशन में मसल्स कॉन्ट्रैक्ट कर रही है, नॉर्मल एक्सहेलेशन में मसल्स कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रही है। तो नॉर्मल एक्सहेलेशन इज अ पैसिव प्रोसेस, लेकिन फोर्सफुल एक्सहेलेशन जब हम कर रहे हैं तो उसमें भी एब्डोमिनल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट कर रही हैं, इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट कर रही हैं। तो यस, इट इज एन एक्टिव प्रोसेस, एनर्जी रिक्वायरिंग प्रोसेस। सेकंड बोल रहा है मैमल्स हैव नेगेटिव प्रेशर ब्रीदिंग। ये भी मैंने अपनी लास्ट वीडियो में एक्सप्लेन किया है। नेगेटिव प्रेशर का मतलब क्या है? लो प्रेशर। तो हम अपनी लंग्स को एक्सपैंड करते हैं, जिसकी वजह से एक लो प्रेशर मेंटेन करते हैं, जिसकी वजह से बाहर हाई प्रेशर से एयर जो है वो अंदर की तरफ आती है। ये भी ठीक बात है। इंटरनल इंटरकोस्टल एंड एब्डोमिनल मसल्स आर मसल्स फॉर फोर्सफुल इंस्पायरेशन। फोर्सफुल इंस्पायरेशन में नहीं, ये मसल्स इन्वॉल्व होती हैं फोर्सफुल एक्सेलेशन में। तो इसीलिए ये स्टेटमेंट हमें लग रही है गलत। नेक्स्ट पढ़ लेते हैं, रेस्पिरेशन एक्सक्रीट्स CO2 एंड वाटर। बिल्कुल सही बात है, ये भी एक वेस्ट ही है जो बॉडी से एक्सक्रीट हो रहा है थ्रू रेस्पिरेशन। नेक्स्ट, वेंटिलेशन मूवमेंट ऑफ लंग्स इन मैमल्स आर गवर्न्ड बाय। वेंटिलेशन वही है पल्मोनरी वेंटिलेशन मतलब ब्रीथिंग, तो उसमें कौन कौन सी मसल्स इन्वॉल्व होती हैं वो क्वेश्चन पूछ रहा है। मस्कुलर वॉल ऑफ लंग्स नहीं, डायाफ्राम होती हैं और कोस्टल मसल्स। कोस्टल मसल्स में दोनों आ जाती है, एक्सटर्नल एंड इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स। तो हमारा ऑप्शन बन जाता है फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन, डायग्राम दिया है, देखो फिर से एनसीईआरटी का डायग्राम एज इट इज है, लेबलिंग्स हटाकर ABCD मार्क कर दिया जाता है, इस पे क्वेश्चन आता है। अब यहाँ पर हमें ध्यान क्या देना है? इनकी एरोज पर। तो ये देखो कि अगर डायाफ्राम जो है वो वापस से डोम शेप्ड बन रहा है, डोम शेप्ड बन रहा है मतलब ये रिलैक्स कर रहा है। दूसरी चीज, यहां से अगर आप एरोज देखो तो ये बाहर की तरफ जा रही है, मतलब एक्सेलेशन हो रही है, ठीक है। और ये रिब्स और स्टर्नम भी वापस डाउनवर्ड मूव कर रही हैं, मतलब कि एक्सेलेशन हो रही है। तो ऑप्शंस पढ़ लेते हैं, ABCD के लिए हमें क्या दिया है। पहला कह रहा है ए, रिब्स एंड स्टर्नम आर रेज्ड। जैसा कि हम डायग्राम में देख पा रहे हैं, रिब्स और स्टर्नम रेज नहीं हो रहे हैं, रिब्स और स्टर्नम नीचे जा रहे हैं, मूव डाउनवर्ड, ठीक है। तो ये हो जाता है गलत। सेकेंड है डायाफ्राम कॉन्ट्रैक्टेड एंड आर्च्ड अपवर्ड। आर्च्ड अपवर्ड तो ठीक है, डोम शेप तो बन रहा है, पर वो डोम शेप कब होता है? जब डायाफ्राम रिलैक्स करता है, ना कि जब ये कॉन्ट्रैक्ट करता है। कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ये नीचे की तरफ आएगा और ऐसे फ्लैटन हो जाएगा। थर्ड है सी ऑप्शन, सी मतलब ये, वॉल्यूम ऑफ थोरैक्स डिक्रीज्ड। सही बात है। देखो एक्सिलेशन का अगर ये डायग्राम है तो वॉल्यूम ऑफ thoracic कैविटी डिक्रीज होगी, तभी प्रेशर इनसाइड विल बिल्ड अप, इंक्रीज होगा और एयर बाहर की तरफ जाएगी टुवर्ड्स लो प्रेशर। तो सी तो हमें यही दिखा रहा है कि जो वॉल्यूम है thoracic कैविटी की वो डिक्रीज हो गई है। डी भी देख लेते हैं, एयर इनहेल्ड ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। डी जो है ये एक्सेलेशन का डायग्राम है, एयर बाहर जा रही है, तो ये इनहेल नहीं हो रही है, इसलिए डी ऑप्शन भी गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिलैक्सेशन ऑफ डायाफ्राम एंड एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स विल कॉज। अगर डायाफ्राम और एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स रिलैक्स हो गई मतलब डायाफ्राम वापस से डोम शेप्ड हो गया और रिब्स और स्टर्नम वापस से अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर आ गए, तो क्या होगा? अंदर प्रेशर बिल्डअप हो जाएगा और एक्सेलेशन होगी। Return of diaphragm and sternum to their original position, return of sternum only to its original position, increase in the pulmonary volume या फिर elevation of ribs and sternum. Elevation of ribs and sternum होगा जब हम inhale करेंगे, ठीक है, जब external intercostal muscles contract करेंगी। इंक्रीज इन पल्मनरी वॉल्यूम भी तभी होगा जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेगी, इनहेलेशन होगा। रिटर्न ऑफ स्टर्नम ओनली, फिर से देखो ये ओनली वाला क्वेश्चन आ गया है, तो ये स्टेटमेंट गलत है।
और स्टर्नम नहीं, स्टर्नम के साथ फिर रिब्स भी जाएंगी और डायाफ्राम भी अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे जाएगा, तो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, वी हैव द एबिलिटी टू इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ इंस्पायरेशन एंड एक्सपायरेशन। एबिलिटी टू इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ इंस्पायरेशन एंड एक्सपायरेशन, बिल्कुल डिट्टो एनसीईआरटी की लाइन है, ये बिल्कुल ठीक असर्शन है। इसका रीजन पढ़ते हैं, इट इज बिकॉज ऑफ एडिशनल मसल्स प्रेजेंट इन द एब्डोमेन। ये रीजन भी बिल्कुल ठीक है। फोर्सफुल एक्सेलेशन में हम क्या कर रहे हैं, एक्सेलेशन की स्ट्रेंथ को इंक्रीज कर रहे हैं, कैसे, एब्डोमिनल मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करके। दोनों एनसीईआरटी की लाइन है, assertion correctly explains the reason correctly explains the assertion. Both assertion and reason are true and the reason is correct explanation of the assertion. एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन रीड करनी है, आपको पता होनी चाहिए, इतनी बार एनसीईआरटी पढ़ लो कि लाइन देखते ही आपको पता याद आ जाए कि हाँ इस पेज पे ये लाइन मैंने पढ़ी थी। बहुत जरूरी है एनसीईआरटी की लाइंस। नेक्स्ट, during inhalation the increase in thoracic volume causes, thoracic volume increase होगी तो क्या होगा, pulmonary volume भी increase होगी, pulmonary volume increase होगी तो क्या होगा, अंदर का pressure will decrease और बाहर से air जो high pressure की है that will come inside. increase in the thoracic volume से क्या होगा, increase in intrapulmonary pressure, अगर thoracic volume increase हो रही है, अगर थोरैसिक वॉल्यूम इंक्रीज हो रही है तो वॉल्यूम यहाँ पर इंक्रीज हो रही है तो प्रेशर विल डिक्रीज नॉट इंक्रीज। दूसरा ऑप्शन कह रहा है डिक्रीज इन द इंट्रापल्मोनरी प्रेशर टू बिकम लेस देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, बिल्कुल ठीक है, प्रेशर इनसाइड विल डिक्रीज, प्रेशर आउटसाइड विल बी मोर और एयर आएगी आउटसाइड टू इनसाइड। थर्ड कह रहा है एयर टू बी एक्सपेल्ड आउट, नहीं, एक्सपेल आउट तब होगी जब वॉल्यूम विल डिक्रीज। डोमिंग ऑफ डायाफ्राम, डोमिंग मतलब कि ये फिर से ऐसे डोम शेप्ड बन जाएगा, नहीं, जब हम इंक्रीज कर रहे हैं वॉल्यूम तो डायाफ्राम नीचे की तरफ आएगा और फ्लैटन होता जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। पहली स्टेटमेंट कह रही है एक्सपायरेशन इज इनिशिएटेड ड्यू टू कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायाफ्राम, बार बार क्वेश्चन ये रिपीट हो रहा है, एक्सपायरेशन हो रही है कॉन्ट्रैक्शन से नहीं, रिलैक्सेशन ऑफ डायफ्राम। अगर फोर्सफुल एक्सेलेशन की बात करेगा तो वो कॉन्ट्रैक्शन से हो रही है। दूसरी स्टेटमेंट देखते हैं, एक्सपायरेशन अकर्स ड्यू टू कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स, नहीं, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स नहीं होता है। इंट्रापल्मोनरी प्रेशर इज लोअर देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर ड्यूरिंग इंस्पिरेशन, मतलब लंग्स के अंदर का प्रेशर जो है वो कम है देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तभी इनहेलेशन हो रही है, बिल्कुल ठीक स्टेटमेंट है, बाहर का प्रेशर ज्यादा अंदर का कम है, एयर विल कम इनसाइड। इंस्पायरेशन अकर्स व्हेन एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज लेस देन द इंट्रापल्मोनरी प्रेशर, अगर बाहर का प्रेशर कम है और लंग के अंदर का प्रेशर ज्यादा है तो एयर अंदर थोड़े ही ना आएगी, ठीक है, तो ये स्टेटमेंट हो जाती है गलत। आगे चलते हैं, ribs and sternum are lifted upward due to contraction of, ribs and sternum ऊपर की तरफ outward upward क्यों move करेंगे, due to contraction of कौन सी muscles, आप सबको पता है this is external intercostal muscles, internal intercostal muscles की वजह से वो downward inward move करेंगे, external की वजह से they will move upward। Which of the following structures are actively responsible for inspiration? Actively मतलब contract कर रहे हैं obviously, responsible for inspiration पूछ रहे हैं, तो इंस्पिरेशन में हमें पता है डायाफ्राम एक्सक्लूसिवली नहीं, डायाफ्राम के साथ साथ कोस्टल मसल्स भी इन्वॉल्व होती हैं। इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स नहीं, इंस्पिरेशन में इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स इन्वॉल्व नहीं होती हैं। एब्डोमिनल मसल्स नो, फोर्थ ऑप्शन हमारा करेक्ट है, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स एंड डायफ्राम। ड्यूरिंग इंस्पिरेशन क्या होता है, डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट करता है टू इंक्रीज द थोरैसिक वॉल्यूम,
डायाफ्राम रिलैक्स करता है टू डिक्रीज द thoracic वॉल्यूम. No change in position of diaphragm or thoracic volume is seen. Ribs and sternum remain in their original position. अगर ribs and sternum अपनी original position में रहेंगे तो inspiration नहीं हो पाएगी, thoracic volume increase नहीं हो पाएगी. फर्स्ट ऑप्शन हमारा बिल्कुल ठीक है, डायाफ्राम कॉन्ट्रैक्ट करके फ्लैटन होगा जिसकी वजह से thoracic volume will increase anterior posterior. अब ये हो गए आज की क्लास के क्वेश्चंस. जैसे मैंने लास्ट क्लास में आपको ट्राई योरसेल्फ क्वेश्चंस दिए थे और कुछ बच्चों ने उसका कमेंट बॉक्स में आंसर्स भी दिए हैं, मैंने चेक किया है. जैसे गर्विता चौधरी, वेल डन, यू आर फॉलोइंग माय लेक्चर्स एंड आंसरिंग क्वेश्चंस, वेरी गुड. ऐसे आपकी तैयारी बहुत अच्छे से हो जाएगी. ऐसे ही आई इनकरेज मोर स्टूडेंट्स कि आप ट्राई योरसेल्फ वाले क्वेश्चंस खुद से ट्राई कीजिए और कमेंट बॉक्स में उसके आंसर्स जरूर लिखिए. ये क्वेश्चंस हैं, आप इनके स्क्रीनशॉट्स ले सकते हैं या फिर इनको वीडियो के साथ साथ ही आप सॉल्व कर सकते हैं और इसके आंसर्स कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं. ये आपका सेकंड क्वेश्चन. ट्राई योरसेल्फ वाले क्वेश्चंस का आंसर्स अगर आपको आ रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, पर इसमें भी अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है या कोई भी डाउट है या किसी से ये सॉल्व नहीं हो रहे हैं तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिखिए. मैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में इन क्वेश्चंस को भी डिस्कस करूंगी. इसमें मैंने एक क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी डाला है जो कि है ये. यहाँ पर कॉन्सेप्ट आता है थोरैसिक और एब्डोमिनल ब्रीदिंग का. जिन बच्चों को ये पता है और उनसे सॉल्व हो रहा है दैट इज वेरी गुड, पर जिन बच्चों को नहीं पता है उनके लिए मैं अलग से एक वीडियो इसके लिए प्रिपेयर करूंगी या फिर यूट्यूब शॉर्ट्स में आप इसे जाकर चेक कर सकते हैं. आई हैव ऑलरेडी अपलोडेड इट इन शॉर्ट्स. ये भी इम्पॉर्टेंट एक क्वेश्चन बनता है नीट के लिए, जो एनसीईआरटी में इसका ज़्यादा जिक्र नहीं है लेकिन पीवाईक्यूज में प्रीवियस ईयर नीट क्वेश्चंस में इस टॉपिक पे क्वेश्चन दिया गया है. So that is all for today's lecture. Have a nice day. All the best.